गुड मॉर्निंग एवरीवन। इस वीडियो पर बात करने वाला हूँ छत्तीसगढ़ बोर्ड प्री बोर्ड परीक्षा मिशन उत्कर्ष 2025 कक्षा 10वीं विषय सामाजिक विज्ञान का पेपर सोशल साइंस का इस वीडियो पर बताने वाला हूँ। तो स्टूडेंट वीडियो को लाइक शेयर और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले। इस पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करना होगा। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक कम्युनिटी पोस्ट पर दिया गया, वहां पर जाकर इस पीडीएफ को डाउनलोड कर पाएंगे। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिए। आपको इस वीडियो में पूरा सॉल्यूशन भी और उनको एक्सप्लेनेशन भी करने वाला हूं, तो वीडियो को अंत तक देखें। आपका रिवीजन भी कंप्लीट हो जाएगा और समझना भी कंप्लीट हो जाएगा। तो वीडियो को स्टार्ट करते यहाँ पर सही विकल्प चुनकर लिखिए। चूज द करेक्ट ऑप्शन 1/10 इक्वल टू 10 मार्क्स का दिया गया। इनमें से कौन नवीकरणीय संसाधन नहीं है? सौर ऊर्जा, सोलर एनर्जी, पवन ऊर्जा, विंड एनर्जी, कोयला, वायु। तो नवीकरणीय संसाधन जो अपने आप निर्मित नहीं होते, जिसको बनने में लाखों वर्ष लग जाते हैं, वही क्या कहलाते हैं? आपके नवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं। तो ये है कोयला। कोयला का जो उत्पादन है, कोयला एक जीवाश्म ईंधन है जिनके बनने पर लाखों वर्ष लगते हैं या सीमित मात्रा में उपलब्ध है, या क्या है? नवीकरणीय नहीं है। फिर आपका जो क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट इज द ग्रीन रिवॉल्यूशन इन इंडिया रिलेटेड टू? इंक्रीज इन कॉटन प्रोडक्शन, इंक्रीज इन एग प्रोडक्शन, इंक्रीज इन मिल्क प्रोडक्शन, इंक्रीज इन फूड ग्रेन प्रोडक्शन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? खाद्यान्न के उत्पादन में वृद्धि। हरित क्रांति का जो मुख्य उद्देश्य था, उन्नत बीजों और आधुनिक तकनीक का उपयोग करके खाद्यान्न जैसे गेहूं चावल के उत्पादन को बढ़ाना था। फिर है आपका क्वेश्चन नंबर 3, एल्यूमिनियम का अयस्क है मैग्नीज, बॉक्साइट, क्रोमियम, टंगस्टन। एल्यूमिनियम का जो अयस्क है, सबसे प्रमुख अयस्क है बॉक्साइट। एल्यूमिनियम का सबसे प्रमुख अयस्क है जिससे रासायनिक और धातु कर्म प्रक्रियाओं के माध्यम से शुद्ध एल्यूमिनियम प्राप्त किया जाता है। इसका आंसर क्या होगा? बॉक्साइट। एल्यूमिनियम ऑफ ओर इज बॉक्साइट। उसके बाद है हिस्ट्री का क्वेश्चन। कर्नल नासिर संबंधित थे मिस्र से, वियतनाम से, युगोस्लाविया से, इंडोनेशिया से। तो इसका आंसर क्या है? मिस्र से, इजिप्ट से थे। कर्नल गमाल अब्देल नासिर मिस्र के दूसरे राष्ट्रपति थे जिन्होंने स्वेज नहर का राष्ट्रीयकरण किया और गुट निरपेक्ष आंदोलन का नेतृत्व किया। फिर है आपका क्वेश्चन नंबर 5, इंटरनेट किस प्रकार का संचार माध्यम है? मुद्रित है, प्रिंट मीडिया है, ट्रेडिशनल मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, नन ऑफ दिस है। इसको आप बताइए, इसका आंसर क्या है? तो आपको यहाँ पर पता चल रहा है कि ये किस प्रकार का संचार माध्यम है। तो ये इलेक्ट्रॉनिक संचार माध्यम है। इंटरनेट कंप्यूटर और डिजिटल संकेतों पर आधारित एक इलेक्ट्रॉनिक माध्यम है जो वैश्विक स्तर पर त्वरित सूचना और संचार प्रदान करता है। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 6 है यहाँ पर, राजस्थान में कृषि भूमि के विस्तार होने का कारण है। व्हाट इज द रीजन फॉर द एक्सपेंशन ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड इन राजस्थान? उत्तम बीजों का उपयोग, वन भूमि की कटाई, सिंचाई की सुविधा, खाद्यान्न मांग में वृद्धि। तो इनमें से आपका कौन सा आंसर सही है? बताओ। सिंचाई की सुविधा में वृद्धि, इंक्रीज इन इरिगेशन फैसिलिटीज। इंदिरा गांधी नहर जैसी सिंचाई परियोजना ने राजस्थान के शुष्क क्षेत्रों में पानी पहुंचाकर बंजर भूमि को कृषि योग्य बनाया है। उसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 7, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, क्या क्या अर्थ है? इंडिया इज अ सेक्युलर स्टेट, व्हाट डज दिस मीन्स? राज्य का कोई विशेष धर्म नहीं, राज्य का एक विशेष धर्म है। राज्य धर्म के आधार पर भेद करता है, राज्य किसी धर्म को बढ़ावा देता है। तो क्या आएगा इसका आंसर? राज्य का कोई विशेष धर्म नहीं, द स्टेट हैज़ नो स्पेसिफिक रिलीजन।
धर्मनिरपेक्ष राज्य में सरकार का अपना कोई आधिकारिक धर्म नहीं होता, वह सभी धर्मों का समान सम्मान देती है। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 8 है यहाँ पर, बफर स्टॉक क्या है? व्हाट इज अ बफर स्टॉक? अमीर व्यक्ति द्वारा अधिप्राप्त अनाज का भंडार, व्यक्ति द्वारा अधिप्राप्त अनाज का भंडार, सरकार द्वारा अधिप्राप्त अनाज का भंडार, व्यापारी द्वारा अधिप्राप्त अनाज का भंडार। तो इनमें से क्या है आपका आंसर? ऑप्शन नंबर सी है, ग्रेन स्टॉक एक्वायर्ड बाय द गवर्नमेंट। खाद्यान्न सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए आपातकालीन स्थितियों से निपटने के लिए सरकार द्वारा भारतीय खाद्य निगम के माध्यम से जमा अनाज होता है ये। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित में से कौन सा जन सहभागिता का एक तरीका नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मेथड ऑफ पब्लिक पार्टिसिपेशन? चुनाव, विरोध प्रदर्शन, जनमत संग्रह, सरकार द्वारा नियुक्तियां। तो इसका आंसर क्या होगा बताओ? जन भागीदारी का तरीका नहीं है सरकार द्वारा नियुक्तियां, गवर्नमेंट अपॉइंटमेंट। सरकारी नियुक्तियां एक प्रशासनिक प्रक्रिया, जबकि चुनाव, जनमत संग्रह और विरोध प्रदर्शन लोकतंत्र में जनता की सीधे भागीदारी के तरीके होते हैं। फिर है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, BMI फुल फॉर्म ऑफ BMI का पूरा फुल फॉर्म बताना है। बॉडी मास इंडिकेटर या इंडेक्स? कमेंट पर लिखिए, इसका आंसर हो जाएगा क्या? इंडेक्स होगा। यह व्यक्ति की लंबाई और वजन का अनुपात है, जिसका उपयोग यह जानने के लिए किया जाता है कि व्यक्ति कुपोषित है या स्वस्थ। फिर है एक शब्द एक वाक्य में उत्तर दीजिए। GDP का क्या अर्थ है इसको बताना है। GDP फॉर क्या होता है आपका? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है। न्यू डील की घोषणा किसने की थी? इसके बारे में बताना है। तो न्यू डील की घोषणा किसने किया था? अमेरिकी राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने किया था। 1929 की भीषण आर्थिक मंदी से अमेरिका को उबारने के लिए रूजवेल्ट द्वारा लागू की गई आर्थिक सुधारों का एक श्रृंखला थी। रूजवेल्ट कहाँ के राष्ट्रपति थे? अमेरिका के राष्ट्रपति थे। फिर आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक राष्ट्र एक नेता का नारा किसने दिया? आपको पता होगा किसने दिया था ये नारा? हिटलर ने दिया था, एडोल्फ हिटलर। यह नारा हिटलर की नाजी विचारधारा का प्रतीक था, जिसका उद्देश्य जर्मनी में लोकतंत्र को समाप्त कर एक सर्वोच्च तानाशाह स्थापित करना था। फिर है आपका फोर्थ क्वेश्चन, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 है, बजट भाषण की प्रस्तुति कौन देता है? केंद्रीय वित्त मंत्री। इसका आंसर क्या होगा? केंद्रीय वित्त मंत्री, ये इसका आंसर होगा। भारत के वित्त मंत्री संसद में आगामी वित्तीय वर्ष के लिए सरकार की आय और व्यय का विवरण यानी कि बजट भाषण के रूप में प्रस्तुत करते हैं। उसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 5 है, द्वीपों का देश किस देश को कहा जाता है? आप कमेंट पर लिखिए, बताइए इसका आंसर क्या है। इसका आंसर है इंडोनेशिया। द्वीपों का देश किसे कहा जाता है? इंडोनेशिया को कहते हैं। क्यों कहते हैं इंडोनेशिया को द्वीपों का देश कहा जाता है? क्योंकि दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप समूह है, जिसमें क्या है आपका 17,000 से अधिक द्वीप शामिल है। फिर है आपका 2 अंक वाले प्रश्न आएंगे, जीवन प्रत्याशा क्या दर्शाती है, या यहाँ पर यही क्वेश्चन को पूछा जा सकता है, जीवन प्रत्याशा क्या है। उसके बाद आपका थर्ड क्वेश्चन है, कौन कौन से खनिज ऊर्जा के मुख्य स्रोत है? विच मिनरल्स आर इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी। क्वेश्चन नंबर 4 है,
सार्वजनिक सुविधा उपलब्ध कराती है क्यों सरकार, इसके बारे में आप बताना है। वेयर डज द गवर्नमेंट प्रोवाइड पब्लिक फैसिलिटी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा ही जाता है एग्जाम पर, 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आता है। उपनिवेशी शासन भारत से कब समाप्त हुआ, व्हेन डिड कॉलोनियल रूल एंड इन इंडिया। क्वेश्चन नंबर ऑफ 6 है, छत्तीसगढ़ में बिकने वाले 4 समाचारों पत्र के नाम लिखिए। यही क्वेश्चन आपकी इंपॉर्टेंट है जो 2 मार्क्स में, और भी आपको देखना है अपने टेक्स्ट बुक से, तो ये सारी चीज़ों को आप तैयार कर ले। फिर है आपका लघु उत्तरीय प्रश्न, जहाँ पर आपके 5 प्रश्न होने वाले हैं। यहाँ पर किस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे, चालू खाता किसे कहते हैं, बचत खाता किसे कहते हैं, इससे आप बना सकते हैं क्लस्टर अपना। फिर है मानव संसाधन क्या है, मानव संसाधन को मानव पूंजी के रूप में कैसे परिवर्तित किया जाता है। व्हाट इज अ ह्यूमन रिसोर्स, हाउ इज ह्यूमन रिसोर्स कन्वर्टेड इनटू ह्यूमन कैपिटल। उसके बाद 9th क्वेश्चन है, अमेरिका उपनिवेशवाद को क्यों खत्म करना चाहता था। इज द मस्ट ऑफ द क्वेश्चन, इज द श्योरिटी ऑफ द क्वेश्चन। वाई डिड अमेरिका वांट टू एंड कॉलोनिज्म, राइट द ऑब्जेक्टिव ऑफ द पीस मूवमेंट, ये भी आपके 3 नंबर में क्वेश्चन आ सकता है। शांति आंदोलन के उद्देश्य को लिखिए। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रॉल क्या है, क्रॉल को यहाँ पर एक्सप्लेन करना है, क्रॉल क्या है। उसके बाद है 4 मार्क्स वाले क्वेश्चन में यहाँ पर इंटरनल चॉइस क्वेश्चन भी आएंगे, जिसमें से 2 प्रश्नों में से एक प्रश्न का आंसर आपको एक्सप्लेन करना होगा। जहाँ पर आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, भू अधिग्रहण अधिनियम 2013 पर प्रकाश डालिए, और ये 4 पॉइंट पर एक्सप्लेन करना है, जिसकी पॉइंटिंग आप पहले रूपरेखा बना लेंगे और उस पॉइंट को एक्सप्लेन करना है। प्राकृतिक संसाधन के रूप में भूमि का उपयोग कैसे किया जाता है, ये भी आपको आंसर आना चाहिए। फिर आपका ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसी में से ही क्वेश्चन आपके आएंगे। प्रथम विश्व युद्ध में कौन कौन से तकनीकों का प्रयोग पहली बार किया गया था, या प्रथम विश्व युद्ध को प्रथम विश्व युद्ध क्यों कहा जाता है। 1940 में जो विश्व युद्ध शुरू हुए उसको प्रथम विश्व युद्ध क्यों कहा जाता है, यही क्वेश्चन है। प्रथम विश्व युद्ध के कारण और परिणाम दोनों ही आपको याद करने रहे, तो यहाँ पर जो क्वेश्चन आने वाला है वो प्रथम विश्व युद्ध के बारे में ही आएगा। फिर आपका खनिजों का संरक्षण क्यों आवश्यक है, मस्ट क्वेश्चन है। खनिज आज देख रहे हैं कि खनिज बॉक्साइट है, लोहा है, और भी बहुत सारे आपके जो खनिज है अयस्क है, उनको संरक्षित करना क्यों जरूरी है। फिर है आपका ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है इस साल के लिए, भारत में सौर ऊर्जा का भविष्य उज्जवल है क्यों। द फ्यूचर ऑफ सोलर एनर्जी इज ब्राइट इन इंडिया, वाई। उसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 15, बढ़ती हुई जनसंख्या पूरे विकास के बाधक है, पूरे विश्व के विकास में बाधक है, क्या इस कथन से सहमत है, कारण दीजिए। ये क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं, और ये क्वेश्चन इस बार बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले, और यही आएगा एग्जाम पर, आप देख लीजिए। जनगणना के आंकड़े हमारे लिए कैसे उपयोगी है, क्योंकि 2027 में जनगणना होने वाली है भारत की, तो ये क्वेश्चन आपके 101% एग्जाम पर आएंगे, जिसको आपको 15 नंबर के दोनों ही क्वेश्चन को तैयार कर लो, एक क्वेश्चन तो पक्का इसमें से। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, जनसंचार माध्यमों के लाभ और हानि लिखिए। ये भी पूछा जाता है आपका, राइट द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ मास मीडिया, क्योंकि जनसंचार एक आज का सशक्त माध्यम है किसी भी चीज़ का संवाद करने के लिए, किसी भी खबरों को जानने के लिए, तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रखता है। जो कॉन्सेप्ट क्वेश्चन होते हैं वो काफ़ी रिपीटेड होते हैं पेपर पर, तो ये क्वेश्चन आपके आ सकते हैं एग्जाम पर। कौन कौन से संचार माध्यम ने 20वीं सदी के समाज को प्रभावित किया, सारगर्भित विश्लेषण कीजिए। यानी कि यहाँ पर आपको पूरा एनालाइज करना है संचार माध्यम 20वीं सदी की, 21वीं सदी के नहीं 20वीं सदी के, और समाज को क्या इम्पैक्ट डाला है इसको बताना है आपको। उसके बाद है 5 नंबर वाले 3 प्रश्न किस तरीके से आएंगे, यहाँ पर संविधान बनाने की प्रक्रिया कैसे आगे बढ़ी, किस तरह से कॉन्स्टिट्यूशन प्रोसेस प्रोसीड हुई, इसके बारे में आपको आंसर आना चाहिए। स्वतंत्र भारत के संविधान और 1935 के अधिनियम में किस तरह के अंतर है, दोनों में क्या अंतर है, इसको
तुलनात्मक करना है, कंपेयर आउट करना है। उसके बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा भूगोल का, ये भूगोल का जो कॉन्सेप्ट रिपीटिंग क्वेश्चन बोलते हैं ना, वही रिपीटिंग क्वेश्चन है जो हर बच्चे को पता होना चाहिए। खरीफ, रबी या जायद फसलों का विवरण उदाहरण सहित दीजिए। गिव अ डिस्क्रिप्शन ऑफ खरीफ, रबी एंड जायद क्रॉप विद एग्जाम्पल। अथवा पर आएगा बच्चों आपका, फसलों के उत्पादन में वृद्धि के आधारभूत कारण क्या है। What are the some basic reason for the increase in crop production। फिर है आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19। ये भी आपके बहुत इंपॉर्टेंट है, जो वन संरक्षण नियम पर लागू हुआ था। ये उसी से रिलेटेड एक टॉपिक है। नियमगिरी के कोंडाओं के आंदोलन का कारण एवं संक्षिप्त विवरण दीजिए इसके बारे में। नियमगिरी आंदोलन, आपने सिर्फ शब्द को देखना है, नियमगिरी को पूरा पढ़ ले आप। नियमगिरी की कहानी को समझे कि नियमगिरी में हुआ क्या था, क्या उसके परिणाम हुए, कौन ने इन्होंने भागीदारी दिखाया, ये सब चीज़ों को एक कहानी में सोचिए। आपका आंसर यहाँ से कंप्लीटेड है। नियमगिरी आंदोलन किसके लिए हुआ था, कौन इसमें भाग लिया, क्या क्या हुआ, बस यही सोचिए और ये आंसर आप लिख पाएंगे। निशस्त्रीकरण की आवश्यकता क्यों है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आजकल जो हो रहे हैं परमाणु बमों का भी जो हो सकता है खतरा, थ्रेट है, वो काफ़ी ज़्यादा है। तो निशस्त्रीकरण की आवश्यकता क्यों है, इनको एक्सप्लेन करते हैं। तो 19 के दोनों ही क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इस तरीके से आपको पूरा इसको तैयार कर ले। कोई भी आपको लगता है डाउट है तो आप बिल्कुल कमेंट कीजिए। कमेंट में आप जो लिखेंगे उनको आपको सॉल्व आउट किया जाएगा। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। धन्यवाद।